आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 10 के एक नए चैप्टर की। और इस चैप्टर का नाम है अम्ल, अक्षार एवं लवण। हम इसे इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। एसिड अम्ल, अक्षार बेस और लवण साल्ट हो गए। आइए सबसे पहले बात करते हैं अम्ल अक्षार की प्रारंभिक अवधारणा की। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल अक्षार की जो सबसे पहले परिभाषा दी गई थी वो स्वाद के आधार पर दी गई थी, टेस्ट के आधार पर दी गई थी। और उसमें ये बताया गया था कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा गया और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें अक्षार कहा गया। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे नींबू। नींबू एक अम्लीय पदार्थ है। अब नींबू अम्लीय पदार्थ इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर अम्ल उपस्थित होता है। अब इसके अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, उसका नाम होता है सिट्रिक अम्ल। इसी तरह से दूसरा जो पदार्थ लेंगे हम, इसमें दही होता है। दही भी स्वाद में खट्टी होती है, वो भी एक अम्लीय पदार्थ है। दही के अंदर जो अम्ल होता है उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब मधुमक्खी काटती है तो काटने वाले स्थान पर चिरमिराहट लगती है, काटने वाले स्थान पर जलन उत्पन्न होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि मधुमक्खी काटने वाले स्थान पर एक अम्ल छोड़ती है, उस अम्ल का नाम फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो यही कारण है कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब इसी तरह से अक्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। आइए अम्ल के हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसकी एक टेबल बनाएंगे छोटी सी। इधर हम पदार्थ का नाम लिखेंगे, और इधर उसमें उपस्थित अम्ल लिखेंगे कि उसमें अम्ल कौन सा उपस्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नींबू या संतरा, इन सभी में नींबू हो या संतरा हो या कोई भी सिट्रस फ्रूट हो, उसमें जो अम्ल उपस्थित होता है उसका नाम होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। इसी तरह से जो दूसरा पदार्थ हो गया, इमली लेंगे, जिन्हें हम साधारण सी भाषा में कटारे भी कहते हैं। और इसके अंदर जो उपस्थित अम्ल होता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसी तरह से एक और पदार्थ लेंगे, दही। दही का स्वाद भी खट्टा होता है। इसमें जो उपस्थित अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। इसी तरह से एक और लेंगे, मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी या चींटी, मधुमक्खी या चींटी का डंक, इसके अंदर जो उपस्थित अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। इसी तरह से एक और उदाहरण लेंगे हम इसका, पेट में उपस्थित अम्ल। देखिए, जब हम कहते हैं कि पेट में तेजाब बन रहा है, साधारण सी भाषा में क्या देते हैं कि पेट में तेजाब बन रहा है, क्योंकि पेट में तेजाब तो परमानेंट रहता है, यानी अम्ल तो उपस्थित होता ही होता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेड अमाउंट होती है। और उस अम्ल का जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पेट में उपस्थित भोजन को पचाने का कार्य करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसको कुछ एग्जाम्पल है जिन्हें आप इन्हें नोट कर सकते हो और इन्हें याद कर सकते हो आसानी से। अब लेंगे हम एक नया टॉपिक, अक्षार। अक्षार क्या होता है? ये भी
प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार ये अक्सार जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं अक्सार कहलाते हैं। इसका एक एग्जांपल लेंगे। आपने कभी साबुन का टेस्ट लिया होगा? नहीं लिया होगा तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार साबुन का टेस्ट लें। हल्का सा टेस्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पूरी साबुन खा जाएं। तो जो साबुन का टेस्ट होता है वो हल्का तीखा सा दिखाई देगा, कड़वा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो उपस्थित अक्सार होता है उसका नाम होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये साबुन में उपस्थित अम्ल होता है, अक्सार सॉरी। आइए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अम्ल अक्सार का। नया टॉपिक स्टार्ट होता है अम्ल अक्सार की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा। इससे पहले मैंने आपको बताया अम्ल अक्सार की प्रारंभिक अवधारणा। प्रारंभिक अवधारणा में आपको बताया गया था कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं वो अक्सार कहलाते हैं। लेकिन ये अवधारणा ज्यादा टाइम तक ना चल सकी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाए गए थे कि वे पदार्थ स्वाद में खट्टे थे लेकिन अम्लीय प्रकृति के नहीं थे, और बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाए गए थे कि वे स्वाद में कड़वे थे लेकिन वे अक्सारीय प्रकृति के नहीं थे। तो इसलिए जो प्रारंभिक अवधारणा है वो ज्यादा टाइम तक ना चल सकी। उसके बाद आधुनिक अवधारणा दी गई। आधुनिक अवधारणा में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है आर्हेनियस का। तो आधुनिक अवधारणा में कह सकते हैं आर्हेनियस का अम्ल अक्सार सिद्धांत या अम्ल अक्सार की आधुनिक अवधारणा, हम ये भी कह सकते हैं। तो आर्हेनियस का अम्ल अक्सार सिद्धांत। वैज्ञानिक आर्हेनियस ने अम्ल अक्सार को परिभाषित किया जल में घुलनशीलता के आधार पर। जल में घुलने पर कौन सा पदार्थ किस प्रकृति का आयन देता है, उसी प्रकृति के आधार पर अम्ल अक्सार को डिवाइड कर दिया, अम्ल अक्सार को बांट दिया गया। इसमें सबसे पहले लेते हैं अम्ल की परिभाषा के अम्ल किन्हें कहा गया आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। H पॉजिटिव आयन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे HCl हो गया। HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो पानी में घोलने पर ये एक H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है, दूसरा Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है। अब इस तरह से इसने जल में घुलने पर H प्लस आयन दिया है, तो इसलिए अम्ल कहलाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेंगे हम इसका। दूसरा एग्जांपल हो गया H2SO4। इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और जब हम इसे जल में घोलते हैं तो जल में घुलने पर ये H पॉजिटिव आयन में टूटता है, दूसरा SO4 नेगेटिव टू आयन में टूटता है। ये भी जल में घुलने पर H प्लस आयन देता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे हम HNO3। जब HNO3 को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये भी दो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाएगा। एक इसमें H पॉजिटिव होगा, दूसरा इसमें NO3 नेगेटिव होगा। इसका नाम नाइट्रिक अम्ल होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे हम HCOOH। इसका नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो ये क्या होता है, एक तो HCOO नेगेटिव आयन देता है, दूसरा H पॉजिटिव आयन देता है, ये वाला H पॉजिटिव आयन। अब इसने भी जल में घुलने पर क्या दिया है, H प्लस आयन दिया है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक और एग्जांपल जैसे CH3COOH। इसका नाम एसिटिक अम्ल होता है।
जो सिरका में उपस्थित होता है। सिरके का स्वाद खट्टा होता है वो इसी के कारण होता है क्योंकि उसके अंदर एसिटिक अम्ल CH3COOH उपस्थित होता है। जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये भी दो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पानी में घुलने पर H प्लस आयन देंगे कि नहीं देंगे? क्या हमें पानी के अंदर दौड़ते हुए नजर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसकी जानकारी ले सकते हो कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करने के बाद इनके घोल में, जैसे मान लो HCl का आपने घोल लिया, इसे पानी में घोला और अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो गई, उसमें करंट प्रवाहित हो गया, तो इसका मीन्स है कि वो H प्लस आयन उसने दिया है, अर्थात अम्ल है। और अगर इसके घोल में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं हुई है तो इसका मीन्स है कि उसने H प्लस आयन नहीं दिया है, तो इसलिए वो अम्ल भी नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखनी है, ऐसे सभी पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन होगा वे अम्ल नहीं होंगे। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें हाइड्रोजन है, क्या ये अम्ल है? ये अम्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो H प्लस आयन नहीं देता है। इसका भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम पता कर सकते हैं। जब ग्लूकोज के पानी में घुले हुए सॉल्यूशन में, ग्लूकोज को पानी में घोलने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी तरह से अक्सार के बारे में बात करें। अक्सार क्या होता है? अक्सार वे पदार्थ, आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं, अक्सार कहलाते हैं। तो अक्सार जो होते हैं जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे KOH, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, कास्टिक पोटास भी कह सकते हैं। जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो एक तो K पॉजिटिव आयन देता है, दूसरा OH नेगेटिव आयन देता है। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जांपल लेंगे हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा हम इसे कह सकते हैं। जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो ये एक तो देता है Na पॉजिटिव आयन, दूसरा देता है OH नेगेटिव आयन। इसने भी जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन दिया और इसने भी OH नेगेटिव आयन दिया, तो इसलिए अक्सार होंगे। OH नेगेटिव आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसे CaOH का होल ट्वाइस। इसे भुजा चूना कह सकता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो एक Ca पॉजिटिव टू आयन में टूटता है, दूसरा OH नेगेटिव आयन में टूटता है। ये भी क्या देता है, जब में घुलने पर OH नेगेटिव आयन, तो इसलिए ये भी अक्सार कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेंगे हम इसका MgOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है इसे। जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं, एक तो Mg पॉजिटिव 2 में टूटता है, दूसरा OH नेगेटिव में टूटता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है। जैसे पेट में जब तेजाब बन जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एक और इसका एग्जांपल लेंगे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस। जब हम इसे जल में घोलते हैं, तो ये भी जल में घुलने पर एक तो Al3 पॉजिटिव आयन में टूटता है, दूसरा OH नेगेटिव आयन में टूटता है। तो इस तरह से ये सभी पदार्थ जल में घुलने पर क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, अक्सार कहलाएंगे। तो हम अक्सार को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, और जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको अम्ल अक्सार के बारे में और डिटेल से बताया जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बताए जाएंगे।